नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय कोलंबिया में हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और संघ को घेरने का काम वहां से राहुल गांधी ने किया है, जिसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के पदाधिकारी, स्वयंसेवक कर रहे हैं। आलोचना करना प्रजातंत्र में सभी का मौलिक अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा आज हम इस बात के लिए करेंगे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और गोदी मीडिया और सरकारी छत्र छाया में सरकार से फंड लेने वाली सर्वे एजेंसियों का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग है, विश्लेषण है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो राजशाही परिवार में तो जरूर पैदा हुए, लेकिन जितना संघर्ष उन्होंने भारत की सियासत में किया है और कर रहे हैं, नेहरू खानदान में इतना संघर्ष किसी भी नेता ने नहीं किया, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से एक टी शर्ट पहन करके कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को नापने का काम किया, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक न्याय यात्रा निकाला, और अभी हाल में वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके पूरे बिहार को नापने का काम किया, और बिहार की करोड़ों की संख्या में लोगों से रूबरू होकर उन्हें वोट चोरी के बारे में जागरूक किया है। इससे राहुल गांधी की छवि बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर सर्वे एजेंसियों की बात करें तो अभी कल यानी 2 अक्टूबर को सी वोटर का नया सर्वे आया है। इसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 52% है और राहुल गांधी की लोकप्रियता 41% है। एक बात आपको बता दें कि सर्वे एजेंसियां सरकार से फंड लेती हैं और यह सरकार के खिलाफ कभी भी आंकड़े प्रकाशित नहीं कर सकती है। अगर करेंगी तो इनका फंड बंद हो जाएगा। इसलिए सर्वे एजेंसियों पर विश्वास हम नहीं करते। हरियाणा, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में हुए चुनाव में सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट किस तरह से फ्लॉप हुई है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजशाही का आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं, लेकिन राजशाही का सुख जो नरेंद्र मोदी भोग रहे हैं उसे पूरी दुनिया देख रही है। और राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर जिस तरह से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उसे भी भारत ही नहीं सारी दुनिया देख रही है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मोदी जी का महिमा मंडन सर्वे एजेंसियां, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया का एक धड़ा और इनका आईटी सेल, इनके छोट भैये बड़ भैये नेता, आरएसएस के प्रचारक, स्वयंसेवक,
सब मिल करके मोदी की छवि बनाते हैं। वहीं राहुल की छवि बनाने वाला कोई नहीं है, बल्कि राहुल की छवि को खत्म करने, राहुल का चरित्र हनन करने के लिए यही गोदी मीडिया, यही सर्वे एजेंसियां और यही आईटी सेल और यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता रात दिन लगे रहते हैं राहुल की छवि बिगाड़ने में और मोदी की छवि आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर सी वोटर के सर्वे पर विश्वास कर लिया जाए तो इसका जो पिछला सर्वे था उससे 21 पायदान आगे आ गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को अगर 41% तक CSDS पहुंचा दिया है तो समझ लीजिए कि यह आंकड़ा सही नहीं है। और मोदी के आसपास, मोदी अगर 52% पर है तो राहुल भी ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर 51% से कम नहीं होंगे, या 50% तो मानना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नेता बताते हैं अपने को, और वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो फार्मूले अख्तियार करते हैं किसी से छुपा नहीं है। जरूरत पड़ने पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए भद्दी भद्दी गालियां और कमेंट्स नरेंद्र मोदी खुद देते हैं और विपक्ष के नेताओं को मुजरा करने वाली तवायफ तक करार देते हैं। मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम महिलाओं को दे दिया जाएगा, भैंस छीन करके मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। इस तरह के तमाम नैरेटिव बनाकर वोट बैंक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जरूर करते हैं, लेकिन अब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम के बीच खाई दीवार पैदा करके नरेंद्र मोदी धर्म को बढ़ावा दे करके, राम को महिमा मंडित करके चुनाव जीतने की कोशिश लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे, वह कोशिश भी नाकामयाब हो गई। 22 जनवरी 2024 को जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो लगा पूरा भारत राममय हो गया है। लेकिन नतीजा जब आता है लोकसभा चुनाव का, तो उसी अयोध्या में नरेंद्र मोदी के सांसद की बुरी तरह से हार हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी का अब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या फिर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने का नैरेटिव फेल होता दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी जो जमीनी मुद्दा उठा रहे हैं, अब उसे मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी को भी उठाना पड़ रहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के कई नेताओं ने, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और उसका नतीजा भी भुगत लिया नरेंद्र मोदी ने। 303 से 240 पर आकर के सिमट गए, और तब इन्हें संविधान की गहराइयों का पता चला। और जब तीसरी बार शपथ लेने गए तो संविधान को माथे से लगा करके शपथ ग्रहण किया। अब नरेंद्र मोदी के 11 साल बीतने वाले हैं, और अगर अभी भी यह 52% पर टिके हुए हैं तो हमें लगता है कि यह सर्वे एजेंसियों का दोगलापन है। फंड लेने के लिए बीजेपी का और मोदी सरकार का नमक खाने के लिए नमक हलाली का काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को आगे दिखा रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, किसी भी, बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में
और वहाँ पर राहुल गांधी की चर्चा कीजिए, नरेंद्र मोदी से तुलना कीजिए, तो लोग राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हुए मिलेंगे अधिकांश जगह। हम यह नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का ऑरा बिल्कुल घट गया है और अब वह चुनाव कभी नहीं जीतेंगे या नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे, हमेशा हम इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि गोदी मीडिया, सर्वे एजेंसियां, आईटी सेल नरेंद्र मोदी का जो हवा खड़ा करके रखी हैं वह सरासर गलत है। अब जमीनी स्तर की बात कीजिए तो तेजस्वी यादव को कल के सी वोटर के आंकड़े में 41% बिहारवासी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके पहले जो आंकड़ा आया था उसमें 35% थे, तब भी तेजस्वी नीतीश से, प्रशांत किशोर से कहीं आगे थी। लेकिन अब जब 41% तेजस्वी के पक्ष में आंकड़े आ रहे हैं तो इससे बिहार के एनडीए में खलबली मच गई है और एनडीए के लोग, जनता दल यू के लोग, बड़े नेता टूट करके तेजस्वी के साथ राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं। आज भी कई नेताओं को तेजस्वी यादव ने वर्चुअली अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें टिकट देने का वादा किया। अगर देखा जाए तो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया गया था, इस पर 15% लोग राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। मतलब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना हिट हुआ कि 15% लोग इसके आधार पर वोट देने का मन बना चुके हैं। और अगर मुस्लिम समुदाय के बीच जाइए तो 33% लोग राहुल गांधी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर, SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए, घोषणा होने भी वाली है, ज़्यादा दिन घोषणा की बात नहीं रह गई है। अनुमान है कि 2-3 दिन में 6 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता जारी हो जाएगी और उसके बाद तिथियों की घोषणा भी उसी दिन हो जाएगी। फिर जो रेवड़ियां बांटने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं कर सकेंगे। और रेवड़ियां क्या, अब तो पूरा मिठाई का पैकेट ही 10 किलो का बांटा जा रहा है। मिठाई के पैकेट से मतलब हमारा कि आज भी बिहार की 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में दिया गया। इसके पहले 50 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया था। प्रधानमंत्री ने बटन दबा करके पैसा उनके अकाउंट में भेजा था। इस तरह से 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे करके जनता दल यू की सरकार, नीतीश और मोदी ने वोट खरीदने का काम किया है। जब रेवड़ियां बांटने का काम केजरीवाल ने दिल्ली में किया था तो नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना की थी और कहा इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। लेकिन जब 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ महिलाओं को दिए गए तो चुनाव का नैरेटिव बदल देने के लिए, हारती हुई बाजी को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश ने जो दांव खेला है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को बढ़त मिलेगी, फिर से इनकी सरकार बनेगी? हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 1 करोड़ को तो खरीद लिया, अभी कई करोड़ बाकी हैं जिन्हें आपने नहीं खरीदा है।
और उन्हें मलाल इस बात का है कि पहचान करके 1 करोड़ महिलाओं को दिया गया, बाकी 3-4 करोड़ महिलाओं को नहीं दिया गया। तो 3-4 करोड़ महिलाओं का एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन की ओर जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा है, उससे आरएसएस भी अछूता नहीं रह गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल 2 अक्टूबर को जिस तरह का भाषण दिया और जैन जी के बारे में आगाह व्यक्त किया कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में तख्ता पलट हो गया और कहीं उसका शिकार मोदी भी ना हो जाए, इसके लिए जो उन्होंने दुख और पीड़ा व्यक्त किया, समझा जा सकता है कि कितने अवसाद में नरेंद्र मोदी हैं और मोहन भागवत हैं। अवसाद जैन जी का नहीं है, अवसाद राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का और नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता का है। साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।